तो बच्चे हम बात कर रहे थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और किस इस तरीके से किस इफ़ेक्टिव वे से आप जो है अपने कोर्स को रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं बेसिकली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से आपका ये क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टार्ट कब हुआ था, तो हम सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि यूएस में सबसे पहले जो है अ, आपका नेपा के अंतर्गत इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टार्ट हुआ था। उसके आने के बाद से लेके काफ़ी जो है डेफिनेशंस आई, बट उस टाइम तक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वर्ल्ड को जो है वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं किया गया था, बहुत अच्छे से नहीं समझाया गया था। तब तक यही एक प्रोविज़न था, प्रावधान था कि किसी भी प्रोजेक्ट से लगने किसी भी प्रोजेक्ट के लगने से पहले, किसी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को शुरू करने से पहले या किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के स्टार्ट करने से पहले हमें उसके इम्पेक्ट को देख लेना है कि जो प्रोजेक्ट हम लगाने जा रहे हैं इसका हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारी सोशल लाइफ पे क्या असर पड़ेगा। उस टाइम तक जो है इसको बहुत अच्छे से जो है डॉक्यूमेंटेड नहीं किया गया था वर्ड को। सबसे पहले इस वर्ड को हीर एंड हेग्रेटी ने 1977 में यूज़ किया और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट टर्म जो है इसको इन्होंने कॉइन किया। उसके बाद से बहुत सारी डेफिनेशंस आई, बहुत सारे तरीके से इसको डिफ़ाइन किया। बट अगर क्वेश्चन ये आता है कि ये वर्ड सबसे पहले जो है किसने कॉइन किया था, तो किसने इसको डिफ़ाइन किया था, तो हीर एंड हेग्रेटी का नंबर जो है सबसे पहले आता है। अगला क्वेश्चन जो है बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन आजकल काफ़ी आ रहे हैं। ये क्वेश्चन मार्च 2023 के क्वेश्चन पेपर से ही लिया गया है। दो स्टेटमेंट आपसे पूछ लिए जाते हैं और आपको ये बताना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं या कोई एक सही है। तो बेसिकली इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड बुक से कॉपी करके ये यहाँ पे क्वेश्चन बना देते हैं। हम हमेशा आपको यही बात बोलते हैं कि कुछ चुनिंदा बुक्स ही हैं, उन्हीं बुक से जो है पेपर बनाए जाते हैं। तो ये डायरेक्ट एक बुक से जो है कॉपी पेस्ट करके इन्होंने अपना ये स्टेटमेंट लिखी है। पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें कि भाई पास्ट रिकॉर्ड जो है वो वेदर फोरकास्ट करने में मदद करता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अगर आपके पास में पास्ट डाटा है तो उसकी हेल्प से जो है आप वेदर की कंडीशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट अगर हम सेकंड स्टेटमेंट देखें तो ये स्टेटमेंट क्लियरली जो है हमें गलत लग रही है कि भाई जो कोरिलेशन है वो केवल वेदर फोरकास्टिंग में मदद करता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट में ओनली शब्द जो है ये एक्स्ट्रा डाला गया है। ठीक है, ये जो ओनली वर्ड है ये बुक में नहीं है ना, ये बुक में नहीं है। ये वर्ड जो है ये एक्स्ट्रा है, बाकी जो है ये पूरा एक पैराग्राफ है बुक में, वहाँ से उठा के इन्होंने ये क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें तो ओनली वर्ड आते ही ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। अगेन ये भी जो है एक बुक से एज सच कॉपी की हुई लाइनें हैं। अगर हम सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं तो सॉलिड वेस्ट में हम रबिश जो है पढ़ते हैं, गार्बेज पढ़ते हैं। जो बच्चे पहले जिन्होंने हमारे लेक्चर अटेंड किए हैं या अभी भी क्लासेस में हैं उनको पता है कि जब भी हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं तो यहीं से इसको जो हम स्टार्ट करते हैं और ये एज सच, ठीक है, हमारी स्लाइड से जो है कॉपी पेस्ट है, या ये कहिए कि हमने जिस बुक से स्लाइड बनाई है उसमें ये जो है एज सच लाइन है। अगर सॉलिड वेस्ट में हम रबिश देखें तो रबिश में आपका कम्बस्टिबल और नॉन कम्बस्टिबल दोनों तरीके के वेस्ट इंक्लूड होते हैं। और आपका जो ट्रेस है, ट्रेस जो है वो एक रबिश का पार्ट है, बट रबिश में गार्बेज नहीं है।
गार्बेज जो शब्द है उसको हम हमेशा बोलते हैं कि आपको याद रखना है GF से, ठीक है, यानी कि G फॉर गार्बेज और F से फूड वेस्ट। फूड वेस्ट को गार्बेज कहते हैं। और जब भी हम वेस्ट को ब्रॉडली देखते हैं तो हम गार्बेज वर्ड यूज़ कर देते हैं, है ना। बट गार्बेज एक स्पेसिफिक टाइप का आप कहेंगे कि वेस्ट है, जिसको फूड वेस्ट बेसिकली हम कहेंगे। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि केवल आपके घरों से जो वेस्ट निकलता है, जो कॉमर्शियल यूनिट जो है, जैसे मार्केट वगैरह जो हो गए, और ये आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज जो हैं, वहाँ से जो वेस्ट निकलेगा वही गार्बेज होगा। अगर आप एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात करेंगे, स्लॉटर हाउस की बात करेंगे, तो वहाँ से जो वेस्ट जनरेट होगा उसको आप गार्बेज नहीं कहेंगे, ठीक है, वो गार्बेज में इंक्लूड नहीं होगा। उस टाइम पे जो भी नॉर्म्स होंगे, जिस नॉर्म्स के अंतर्गत, जिस नॉर्म्स के अंडर जो है इंडस्ट्री ने कंसेंट लिया है, उस कंसेंट के अकॉर्डिंग ही वो वेस्ट मैनेज किया जाएगा। इसलिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एक स्लॉटर हाउस है या आपके जो फूड प्रोसेस करने वाली यूनिट्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स बनाती हैं, उनसे जो वेस्ट निकलता है क्या वो गार्बेज है? तो आपका जवाब बनना चाहिए नहीं, वो गार्बेज नहीं है। गार्बेज में केवल आपके घरों से जो वेस्ट निकलता है, या फिर आपके कॉलेज से या मार्केट्स से जो वेस्ट निकलता है, स्पेसिफिकली फूड वेस्ट, है ना। जब फूड वेस्ट की बात करेंगे तो ही आप जो है गार्बेज वर्ड यूज़ करेंगे। अदर तरीके का वेस्ट जो है गार्बेज में नहीं आता। गार्बेज की एक और ख़ास बात ये है कि ये जो है इसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है, और इससे आप जो है कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। तो जब भी हम गार्बेज को याद करेंगे तो हमें एक और चीज़ याद रख लेनी चाहिए कि भाई ये जो है इसमें बैक्टीरिया ग्रो जो है हो जाते हैं, इसको प्यूट्रिसिबल वेस्ट भी कहते हैं। और ये जो वर्ड है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, स्पेसिफिकली जब हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की जो वैकेंसी, या वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की जो वैकेंसी आती है, तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आपका जो ये गार्बेज है, गार्बेज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, और इनसे जो है डिजीज़ फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आपने आजकल देखा होगा स्वच्छ भारत अभियान के बाद में हम इस तरीके से अपने वेस्ट को जो है डिवाइड करते हैं। वेट वेस्ट, आपका ड्राई वेस्ट, दो तरीके के जो हैं डस्टबिन बेसिकली यूज़ करते हैं। एक में आपका गीला कचरा होता है और एक में आपका सूखा कचरा होता है। गीला कचरा जो है होता है बेसिकली आप उसको गार्बेज के लिए यूज़ करते हैं, और जो दूसरा आपका डस्टबिन है उसको जो है अदर टाइप के वेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगेन फिर से ये देखिए स्टेटमेंट के बेस पे ही क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, और यहाँ पे तो इन्होंने एक सिंगल कोमा भी नहीं बदला है। सिंपली जो है बुक से कॉपी पेस्ट करके इन्होंने जो है ये क्वेश्चन बनाया है। तो अगर आप देखें तो ये जो डाटा है ये कोई ऐसे रिसेंट डाटा नहीं है, क्योंकि जिस बुक से इन्होंने ये क्वेश्चन उठाया है उसका अगर मैं एडिशन की बात करूं तो वो एडिशन ही बहुत पुराना है ना। तो उसकी लाइनें उठाई हुई हैं आज से लगभग 20 साल पहले का ये डाटा है, ठीक है। क्योंकि जो बुक है अ, उस बुक का जो एडिशन हमारे पास में है वो ही लगभग 15 साल पुराना एडिशन है। तो उसमें ये डाटा अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सेम डाटा है। तो कई बार बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं उनको जब वो सोल्व कर रहे होते हैं, उनको रिवाइज कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, तो वो रिसेंट की चीज़ों पे चले जाते हैं कि भाई हाँ आज जो है क्या ट्रेंड चल रहा है, जो एलियन स्पीशीज़ हैं, ठीक है, वो किस तरीके से आज कितने जो है स्पीशीज़ को अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं और हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि ये रिसेंट डाटा पे बेस्ड क्वेश्चन है, बल्कि ये जो क्वेश्चन है बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है आपका इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ करके चैप्टर है बुक में, वहाँ से जो है इन्होंने एज सच ये लाइन कॉपी की हुई हैं, और दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। और मैं फिर से बता देता हूँ कि ये रिसेंट डाटा नहीं है।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन और अलग तरीके से आ जाए या ये आ जाए कि भाई रिसेंट डाटा पे कोई क्वेश्चन आ जाए कि रिसेंट रिसर्च के अनुसार या रिसर्च फाइंडिंग के अनुसार कितना जो है आपका थ्रेटन स्पीशीज है या कितने अफेक्टेड बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं। ठीक है, ये उस तरीके का क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपली जो है बुक से कॉपी करके इन्होंने क्वेश्चन बनाया हुआ है। ये क्वेश्चन फिर से आप देखिए। ठीक है, हमने लगातार इसी तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। फिर से दो स्टेटमेंट जो है आपके दिए गए हैं, एंड अगेन ये भी एक बुक से बिल्कुल कॉपी करके जो है ये पूरा एक ही पैराग्राफ से ये क्वेश्चन है। पिछला जो क्वेश्चन था वो दो डिफरेंट पैराग्राफ से था, ये एक ही पैराग्राफ से क्वेश्चन है। सोलुबल फॉस्फोरस जो है उसको सोलुबल रिएक्टिव फॉस्फोरस भी कहते हैं, और ये बेसिकली आपका एंड इट इज़ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट इन एक्वेटिक सिस्टम। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फॉस्फोरस की, तो एक्वेटिक सिस्टम हम देखें तो बहुत अच्छा टर्म नहीं है। जब भी हम लिमिटिंग न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो हम इस तरीके से देखते हैं कि हमारा जो बेसिकली टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम है लाइक पॉन्ड, और दूसरा आपका जो है मरीन इकोसिस्टम है। ठीक है, वहाँ पे अलग अलग न्यूट्रिएंट जो है लिमिटिंग फैक्टर का काम करते हैं। अगर हम फॉस्फोरस की बात करते हैं तो फॉस्फोरस जो है पॉन्ड में, लेक में, इन इकोसिस्टम में जो है लिमिटिंग न्यूट्रिएंट का काम करता है। अगर हम आप बात करते हैं अपने ओशियंस की, तो ओशियंस में जो है आपका फॉस्फोरस का अमाउंट जो है वो इनफ होता है। वहाँ पे जो है नाइट्रोजन एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है। ठीक है, बट सिंपली इन्होंने जो है लिमिट एक्वेटिक सिस्टम दे दिया, तो ठीक है, बुक में ऐसे ही दिया हुआ था तो इन्होंने ऐसे ही इसको यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट कॉपी करके क्वेश्चन बना दिया। बट अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है कि भाई आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिवाइड करके कि आपका मरीन इकोसिस्टम में कौन सा न्यूट्रिएंट लिमिटिंग है, तो आप नाइट्रोजन कहेंगे, और वहीं पे पॉन्ड या लेक जो है उसमें लिमिटिंग न्यूट्रिएंट जो है आपका फॉस्फोरस है। और जो ये सोलुबल फॉस्फोरस है ये बेसिकली आपका इसको ज़ूप्लैंक्टन, बैक्टीरिया, एल्गी जो हैं ये सब के अंदर ये ट्रैप हो जाता है, या ये कहिए कि आप जो है ये सभी जो आपके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं ये वाटर से इनको अपटेक कर लेते हैं अपनी बॉडी में। तो उस टाइम पे जो है हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस का जो है आपका, या फिर ये ज़ूप्लैंक्टन है, क्योंकि उनके अंदर, उनकी बॉडी के अंदर भी फॉस्फोरस काफ़ी मात्रा में होता है, और इनऑर्गेनिक तो प्रेजेंट है ही आपके वाटर में। तो उस टाइम पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को डिस्टिंग्विश करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लिमिटिंग न्यूट्रिएंट आपका यूट्रोफिकेशन काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनिट 10 में अगर हम बात करते हैं तो यूनिट 10 में एक क्वेश्चन जो है इस टॉपिक के आसपास आपको देखने को ज़रूर मिलता है कि भाई आपका यूट्रोफिकेशन पे आप कहिए, या फिर लेक पे लेक रिस्टोरेशन पे एंड वेटलैंड के, इस तरीके के क्वेश्चन जो है हमेशा हमें देखने को मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे। ये क्वेश्चन जियो साइंस से है, और अगेन जो है आपका इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ये है कि असर्शन रीज़न पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए स्टेटमेंट थोड़े से आसान हो जाते हैं कि दो स्टेटमेंट जो हैं उनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो उसमें हम क्लियरली जो है अपने स्टेटमेंट को रीड करके हम अपना बता सकते हैं। बट असर्शन रीज़न में दो चीज़ें करनी होती है। सबसे पहले तो हमें ये करना होता है, ये देखना होता है कि क्या हमारे स्टेटमेंट सही हैं। अगर सही हैं दोनों स्टेटमेंट, तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले मैं हमेशा यही बच्चों को बोलता हूँ कि सबसे पहला काम हमारा रिलेशन ढूंढना नहीं होता है, सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि दोनों स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़िए। ह्यूमस पे एक क्वेश्चन लगभग हर पेपर में आपको मिला है।
ठीक है। जियो साइंस का सबसे पॉपुलर टॉपिक में से एक टॉपिक है ह्यूमस। ह्यूमस को जब भी हम देखते हैं तो उसमें काफ़ी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। फिर जब हम ह्यूमिक सब्सटेंस लेते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट जो है सेपरेट हो जाते हैं। ह्यूमिन्स, ह्यूमिक एसिड एंड पल्विक एसिड, तीन बेसिक जो हैं आपके कंपोनेंट हैं। इन पे इतना क्वेश्चन आया है कि कौन सा ऐसा है जो एसिड और बेस दोनों में सोलूबल नहीं है, कौन सा ऐसा है जो एसिड और बेस दोनों में सोलूबल है। ये क्वेश्चन लगभग 8 से 10 बार आया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें क्विकली जो है पूरा ह्यूमस को आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेंगे। इसके आसपास क्वेश्चन मिलने की जो है संभावना है वो प्रबल है। ह्यूमिक एसिड जो है वो लेस सोलूबल है इन एसिड सॉल्यूशन कंपेयर टू पल्विक एसिड। इसका रीज़न क्या है? मॉलिक्यूलर वेट जो है ह्यूमिक एसिड का वो 100 से 1000 टाइम हाइयर है एज कम्पेयर टू पल्विक एसिड, और इसमें जो है ऑक्सीजन कंटेंट भी जो है लो होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो आप जो है ह्यूमस को ज़रूर याद करेंगे और उसके साथ में क्ले जो है उसको भी आप ज़रूर याद करेंगे। एंड आपका जो हार्डनेस है, हार्डनेस स्केल, उसको भी आप ज़रूर याद करेंगे। एक क्वेश्चन जो है इन 3-4 टॉपिक से ज़रूर आता है। एक क्वेश्चन जो है आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट से आएगा, एक क्वेश्चन आपका रोक से आएगा। आजकल जो है 8 से 9 क्वेश्चन जो है आपके सोयल साइंस में से, जियो साइंस में से आ रहे हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जियो साइंस में कई सब्जेक्ट हैं। अगर कोई सब्जेक्ट आपका अच्छा नहीं है, अगर मिनरोलॉजी आपका अच्छा नहीं है, तो रेस्ट जो है बाकी जितने भी सब्जेक्ट उसमें बचते हैं उनसे अगर आप देखेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है ना। पूरा एमएससी होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में आप लोगों ने देखा ही है कि कितने कोर्सेज जो हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कराती है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो अर्थक्वेक हो गया, आपका फ्लड्स हो गया, एंड वोल्केनिक इरप्शन हो गया, इनके आसपास क्वेश्चन देखने को हमेशा मिल जाते हैं। आजकल जो है साइक्लोन पे एंड आपका ला निनो इल निनो यहाँ से पे भी आपका क्वेश्चन आना जो है स्टार्ट हो गया है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट पे एक क्वेश्चन की आप जो है उम्मीद कर सकते हैं, हाइड्रोलॉजी पे एक क्वेश्चन की आप उम्मीद कर सकते हैं, सोयल साइंस से आप एक क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हैं। इसी तरीके से मिनरोलॉजी पे एक क्वेश्चन की आप उम्मीद कर सकते हैं, और सोयल हाइड्रोलॉजी पे एक क्वेश्चन की उम्मीद आप कर सकते हैं। इस तरीके से जो है एक एक क्वेश्चन सभी से मिलके आ जाता है। और ये जो आपका टोटल 8 से 9 क्वेश्चन है ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं है तो कोई भी आप जो है सब्जेक्ट याद कर लेंगे। जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसको आप क्विकली रिवाइज़ कर सकते हैं, रोक्स को आप क्विकली रिवाइज़ कर सकते हैं। तो वहाँ से जो है आपके लगभग 2 क्वेश्चन आने की संभावना है वो आपके सही हो जाएंगे। और उसमें हाइड्रोलॉजी भी आसान है, वो भी आप कर सकते हैं। मिनरोलॉजी थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। सोयल साइंस थोड़ा बड़ा हो जाता है, बट सोयल साइंस में जैसा मैंने आपको बताया आप ह्यूमस और क्ले इनको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। इन पे एक क्वेश्चन जो है मिलने की संभावना है। वैसे ही जो है हार्डनेस स्केल जो है उस पर भी एक क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना रहती है। ये क्वेश्चन फिर से असर्शन रीज़न पे बेस्ड है, और ये आपका इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड है। जब भी हम इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करते हैं तो इकोलॉजिकल सक्सेशन अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है। अगर हम बात करें तो आपका पिछले पेपर में भी इकोलॉजिकल सक्सेशन पे क्वेश्चन था, इस बार भी इकोलॉजिकल सक्सेशन पे क्वेश्चन है। और दूसरे तीसरे पेपर में जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन पे आपको क्वेश्चन मिलते रहते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम जो है हम देखते हैं कि वो आपका वेदर चेंज के साथ में एडेप्टेड रहता है। इसके पीछे की वजह क्या है? इकोलॉजिकल सक्सेशन में बेसिकली हम देखते हैं कि इसमें ग्रेजुअली चेंज होते हैं। इसमें जो है एक कम्युनिटी दूसरी को रिप्लेस कर देती है। तो वो एक समय के साथ साथ जो है वो रिप्लेसमेंट होता रहता है। कि पहले अगर हम बात करते हैं लेस डेवलप से मोर डेवलप की तरफ हम चलें, इस डायरेक्शन में चलें, तो सबसे पहले आप किसी भी जगह पे देख लीजिए, चाहे मान लीजिए किसी भी रॉक पे, तो रॉक पे सबसे पहले आपका लाइकेन जैसी आपके स्पीशीज़ होंगे, और धीरे धीरे वो मैच्योर स्थिति में चले जाएंगे। तो जैसे जैसे जो है क्लाइमेटिक चेंज परिवर्तित होते जा रहे हैं, वैसे वैसे कम्युनिटी में भी चेंजेस आते जा रहे हैं।
और इस तरीके से जो है हम देखते हैं कि नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो एक सीक्वेंस के साथ में जो है आपके क्या होते हैं, बनते हैं। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस कर देती है और धीरे धीरे जो है आपका बायोडाइवर्सिटी का जो रिचनेस है वो भी इंक्रीज आपका हो जाता है और वो एक जो है प्रॉपर पैटर्न पे आपका मैच्योरिटी पे जाता है। इस वजह से क्या होता है कि अगर थोड़ा बहुत टेम्परेचर या वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट भी कर रही होती हैं तो किसी भी इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आपका होता है कि सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो कब आपको देखने को मिलेंगी। देखिए कि जब आपका सक्सेशन इन बिटवीन होता है उस टाइम पे आपका बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा उसमें होती है, क्योंकि मैच्योर स्टेज पे और आपका आप ये कहिए कि या क्लाइमेक्स और पायनियर की अगर दोनों की आप बात करते हैं तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी इतनी नहीं होती। जो इन बिटवीन या आप कहिए या आप कह सकते हैं कि जब एक मॉडरेटली डिस्टर्ब आपका जो एक इकोसिस्टम है वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ रिचनेस आपको देखने को मिलेगी। इसके पीछे का जो साइंस है, कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जब मॉडरेटली डिस्टर्ब आपका इकोसिस्टम होता है तो वहाँ पे पायनियर और क्लाइमेक्स दोनों तरीके के जो हैं स्पीशीज़ देखने को आपको मिलती हैं। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कितने टाइप का होता है, कितने स्टेजेस उसमें होते हैं और क्या क्या परिवर्तन आते हैं पायनियर टू क्लाइमेक्स, हमने पिछली वीडियो में भी आपको ये बताया था। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, तो उसको आप क्विकली एक बार रिवाइज कर लेंगे और आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन जो है आपको इसके आसपास देखने को ज़रूर मिलेगा। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट एनालिसिस प्रोसेस। देखिए यहाँ पे इकोलॉजिकल इम्पैक्ट एनालिसिस लिखा हुआ है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस भी आपने मोस्टली पढ़ा है। तो कई बार बच्चे इसी से कंफ्यूज हो जाते हैं कि EIA जो है वो क्या है ना। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट एनालिसिस कहीं अलग से कुछ चीज़ तो नहीं है, अलग से कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है। बट बेसिकली इम्पैक्ट एनालिसिस जो है जब भी हम बात करते हैं तो उसको इकोलॉजिकल जो है लेस पॉपुलर टर्म है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस जो है ये एक मोस्ट पॉपुलर टर्म है जो हम यूज़ करते हैं। हाँ, इसका आंसर हालांकि बहुत ज़्यादा सही नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि जब हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट या इम्पैक्ट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है, जो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो उसके बाद में दूसरा स्टेप आता है आपका स्कोपिंग का। चलो स्कोपिंग ठीक है। स्कोपिंग के बाद में जो है इन्होंने यहाँ पे फोकस लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी चलो हम मान लेते हैं कि स्कोपिंग में ही बेसिकली, हालांकि हमने पढ़ा है, ठीक है, हम पढ़ते हैं कि वहीं पे हम फोकस जो है अपना करते हैं कि हमें क्या क्या करना है ना। इसीलिए तो स्कोपिंग की जाती है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, उसी को तो फोकस बोलते हैं। बट चलिए इन्होंने जो है इसको अलग से दिया है, ये भी हम मान लेते हैं। इसके बाद में जो है इम्पैक्ट आपका असेसमेंट, उसके बाद में अगर हम देखें तो उसके बाद में आपका इवेल्युएशन आना चाहिए और लास्ट में मिटिगेशन, क्योंकि मिटिगेशन जो है वो लास्ट स्टेज है। बट इस तरीके का कोई भी ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया। तो और NTA ने इसका आंसर भी जो है बी दिया है। बट अगर हम देखें तो सबसे पहले तो अगर हम देखते हैं इसमें तो आपका हम इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। आइडेंटिफाई करने के बाद में हम उनका एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद जो है मिटिगेशन किया जाता है, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा और हम देखें तो इस तरीके से भी कई बार हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हमने इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद में जो है हमने उसको इवेल्युएट किया, इवेल्युएट करने के बाद में हमने मिटिगेशन मेज़र दिया, मिटिगेशन मेज़र करने के बाद में हमने EMP बनाया, है ना। ये बेसिक आपका एक स्टेप है। तो असेसमेंट के अंदर ही आपका आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्युएशन आ जाता है और इसमें अलग अलग स्टेप्स, इसके अंदर भी जो है बहुत सारे स्टेप्स हैं। मिटिगेशन का मतलब ही ये है
कि आप किस तरीके से जो इम्पैक्ट आपने आइडेंटिफाई किए हैं वो आप मिटिगेट कर सकते हो, किस प्रकार से उन्हें आप रिड्यूस कर सकते हो। और आइडेंटिफिकेशन के बाद में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप ये तो देखें कि जो इम्पैक्ट हैं वो बेसिकली किस हद तक हैं। इम्पैक्ट कम भी हो सकते हैं, इम्पैक्ट ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनका सिग्निफिकेंस ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो इसके लिए तो इम्पैक्ट इवेल्युएशन करना ज़रूरी है, तभी आप मिटिगेशन करेंगे। आप जो है मान लीजिए बीओडी है आपके पानी में, पर कितना बीओडी है और वो कितना इम्पैक्ट हमारे सराउंडिंग पे रखता है, उसी के अनुसार आप जो है वाटर ट्रीटमेंट यूनिट लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो है आपका जो सीक्वेंस है, सारी सीक्वेंस में ही कोई अच्छा ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता है, बट ये जो ऑप्शन नंबर 2 इन्होंने दिया है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट इनके अनुसार है। हालांकि ये सच है कि मिटिगेशन लास्ट स्टेज है। लैंडफिल, लैंडफिल जो है डिस्पोजल टेक्निक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, डिस्पोजल मेथड है जो सबसे लास्ट में किया जाता है। तो ये फिर से जो है आप देखेंगे जो बच्चे क्लासेस में हैं, ठीक है, जिनके पास में नोट्स हैं हमारे, बिल्कुल सेम स्लाइड से कॉपी पेस्ट है। सबसे पहले आपका जो है एरोबिक फेज़ होता है, एरोबिक फेज़ के बाद में आपका आएगा एसिड फेज़। एसिड फेज़ में आपका जो है अनस्टेडी मिथेनोजेनेसिस, उसके बाद में फिर आपका लास्ट में जो है एक इक्विलिब्रियम पे आप या स्टेडी कॉन्टिन्यूअस मीथेन जो है प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। जब लैंडफिल इनिशियल स्टेज पे होता है, उसमें वेस्ट कम होता है, ऑक्सीजन इनफ मात्रा में होती है, तो उस टाइम पे एरोबिक सिचुएशन होती है और आपका जो है CO2 एक डोमिनेटिंग गैस रिलीज होती है। धीरे धीरे जब आपका लैंडफिल का एज बढ़ता है, उसमें कार्बन कंटेंट कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो एसिड फेज़ जो है स्टार्ट होती है, एसिडोजन एक्टिव होते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे एनारोबिक सिचुएशन बनना शुरू हो जाती है और मीथेन बनना प्रोड्यूस हो जाती है। और एट द एंड जो है आपकी ऐसी स्टेज आती है कि मीथेन जो है थोड़ा डोमिनेटिंग हो जाती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लैंडफिल से कौन सी गैस रिलीज होती है, तो इसमें सबसे डोमिनेटिंग गैस मीथेन और CO2 ही है। हालांकि H2S, वाटर वेपर, अमोनिया, इस तरीके की गैसेस भी हमने देखा है कि रिलीज़ होती हैं, बट सबसे ज़्यादा जो है आपका मीथेन ही प्रोड्यूस होता है, लगभग 55%। उसके बाद में जो है आपका दूसरे नंबर पे आपका आता है CO2। उसके बाद में ये सारी ये जो है गैसेस कम अमाउंट में देखने को हमें मिलती हैं। लैंडफिल पे काफ़ी क्वेश्चन देखने को हमें मिलते रहे हैं कि किस स्टेज पे जो है pH ज़्यादा होगा, किस पे कम होगा। एंड आपका इसके अलावा अगर ये टॉपिक आप देखें तो ये आपके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। एंड डिस्पोजल टेक्निक, डिस्पोजल शब्द जब भी आता है तो काफ़ी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। डिस्पोजल के 2 ही मेथड होते हैं, लैंडफिल एंड इंसिनरेशन। एंड इसके अलावा जो है आपके गैसिफिकेशन, पायरोलाइसिस, इन पे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट छोटा सा यूनिट है उसको अच्छे से कर लेते हैं तो 4-5 क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जैक्टली सही हो सकते हैं। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छे से हो रही होगी। एंड हम आपको बेसिकली इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का मकसद यही है कि आप किस तरीके से रिवाइज़ करें, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है ना। इस टाइम पे बहुत कुछ नया नहीं पढ़ा जा सकता, बट एक इफ़ेक्टिव तरीके से अगर आप रिवाइज़ करेंगे तो इन 2-3 दिनों में ही काफ़ी अच्छा आप जो है अपना सिलेबस को कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू।